हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 11 दिसंबर है और आज का अपना एक एडिटोरियल के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अपने देखते हैं हमेशा की तरह इसमें देखो 11 दिसंबर का जो एडिटोरियल है उसमें अपने वोकैब देखेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स, रीडिंग स्किल्स की चर्चा करते हुए जो अपने करंट इशू लेंगे। और आज का अपना करंट इशू है क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें ग्लेशियर्स को लेकर के जो कंट्रैक्शन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के है जो क्या चिंताएं जाहिर की गई है उसकी शब्दावली देखेंगे। तो इकोलॉजी का है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अपने देखते हैं इवोकेटिवली, इवोकेटिव से इवोकेटिवली एडवर्ब बनी है। सो इसे ध्यान से देखें, एडवर्ब है ये। इन ए वे दैट मेक्स यू रिमेंबर और इमेजिन समथिंग प्लीजेंट, तो यादों को तरोताजा करने वाली जो पीछे के कुछ अच्छे खुशनुमा चीजें आपको याद दिला दे, दैट इज रिमाइंडफुल, रेमिनिसेंट और रेजोनेंट। तो जो अच्छी चीजें हैं वो आपको याद दिलाए। टिट्यूलेटेड और इनइफेक्टिव, अप्रभावशाली, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो ही राइट्स इवोकेटिवली अबाउट हिज अपब्रिंगिंग, वह अपने पालन पोषण के बारे में बहुत ही यादें ताजा करने वाले ढंग से लिखता है, उसका ऐसा डिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना क्रायोस्फेयर। अब आपने जो वायुमंडल के बारे में बहुत सारी चीजें देखी हैं कि भी कई क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, तो ओजोन मंडल होता है। ऐसे ही भूभाग है, पृथ्वी है, इस पर कुछ जगह ऐसी पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो वो क्या है, हिममंडल कहलाता है। सो क्रायोस्फेयर, हिममंडल, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रोजन वाटर, तो धरती की सतह का वो भाग जो जहां पानी जमा हुआ है, जहां आइस बर्फ पाए जाते हैं, आइसली होता है, ठंडा इलाका है, वो कहलाता है आर्कटिक क्षेत्र जो है। डिजर्ट और ड्राई प्लेसेज है, रेगिस्तानी इलाका है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। आइस एंड स्नो ऑन लैंड आर वन पार्ट ऑफ द क्रायोस्फेयर, तो क्रायोस्फेयर में स्नो और आइस है जो निश्चित रूप से पाई जाती है, तो ये उस क्रायोस्फेयर के हिममंडल के भाग होते हैं। ठीक है, अगला वाक्य है विसिनिटी। विसिनिटी होता है पास में, निकटता में, तो आसपास, निकटता में, आसपास या निकटता में, विसिनिटी, द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह के आसपास का सराउंडिंग एरिया है वो नियर बाई एरिया है, विसिनिटी कहलाएगा। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो। सिनोनिम हो गया नेबरहुड और लोकेलिटी, तो जो आपके लोकल एरिया के आसपास पड़ोस का हो। डिस्टेंस और रिमोटनेस, दूरस्थ है वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। Okay, there are 100 or so hotels in the vicinity of the railway station. रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों की संख्या में क्या है, होटल है, बहुत ज्यादा होटल है, तो विसिनिटी के आसपास, निकटता में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी भी नाउन है, तो आपने इस शब्द को कई बार है जो पर्यावरण के संदर्भ में सुना होगा। तो ये क्या है, दुर्बलता या नाजुक पन होता है, चीजें हम कहते हैं कि जी ये तो पर्यावरण के प्रति बहुत ही वल्नरेबल है, जल्दी से खराब हो जाती है, वल्नरेबल बोलेंगे इसको, एक ही ध्वनि आएगी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वल्नरेबल, तो जो जल्दी से नष्ट होने के खतरे में हो। ससेप्टिबिलिटी या वीकनेस, वो उसकी एक कमजोरी होती है, नाजुकता होती है। एंटोनिम हो जाएगा इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल हो जाएगा, आईएन लगने से एंटोनिम बन जाएगा। और रिजिलेंट, जो एकदम से रेजिलेंट हो, रेसिस्ट करे, कठोर हो, जल्दी से टूटे नहीं, यानी खराब नहीं हो, नष्ट नहीं हो। दीज प्लेसेस आर हाईली वल्नरेबल टू टेररिस्ट अटैक्स, ये जगह हैं वो आतंकी हमले के प्रति ज्यादा नाजुक है, यानी कि यहाँ इजीली है जो पेनिट्रेट किया जा सकता है। बैरोमीटर, ये नाउन है, बैरोमीटर को बैरोमीटर भी कहते हैं, और हिंदी के अंदर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे वायुमान यंत्र। सो ये एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायु दाब को मापने के काम आता है वो यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। यूज स्पेशली इन फोरकास्टिंग द वेदर एंड डिटरमाइनिंग एल्टीट्यूड,
जहां मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है और एल्टीट्यूड को मापा जाता है। तय किया जाता है। ए बैरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो बैरोमीटर का प्रयोग करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला शब्द है आज का अपना, ये आ गया बैरोमीटर। अब गया एडिटोरियल। अब इसमें जो जलवायु परिवर्तन का है बहुत ज्यादा जटिल शब्दावली है नहीं, तो 5 शब्द कीवर्ड लिए हैं, बाकी शब्दों को मैं आपको इसके अंदर ही साथ साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप ये ना सोचे कि आज हमारे पास कम वर्ड कैसे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एन आईसी वार्निंग। अब देखो एक चेतावनी है, कैसी है? आईसी वार्निंग है, अर्थात ठंडा कर देने वाली, अर्थात बहुत ही है जो हमें झकझोरने वाली ये चेतावनी है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर से रिलेटेड है। ऑन थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये ग्लेशियर्स के सिकुड़ने को लेकर के है। तो जो हमारे जो ग्लेशियर हैं, हिमखंड हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं, अर्थात वो पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर का जो साइज है वो बड़ा है और वो पिघलता हुआ छोटा होता जा रहा है। So threats from contracting glaciers should be in the same category of risk as cyclones and earthquakes। तो ग्लेशियर का सिकुड़ना उसी कैटेगरी में रखना चाहिए जिस कैटेगरी में हम भूकंप को, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, तो भूकंप और साइक्लोन को हम रखते हैं, तूफानों को रखते हैं। तो उसी श्रेणी के अंदर हमें ग्लेशियर्स के जो सिकुड़ने की जो घटना है, जो थ्रेट है, थ्रेट यानी खतरा, उसको भी हमें उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। सो फ्यू बैरोमीटर्स मेजर द क्लाइमेट क्राइसिस एज इवोकेटिवली एज द स्टेट ऑफ ग्लेशियर्स। तो कुछ बैरोमीटर्स हैं वो ग्लेशियर्स के जो क्लाइमेट क्राइसिस है, तो ये जो जलवायु का जो संकट है, इस जलवायु संकट को उतना ही एवोकेटिव, जो यादों को ताजा करने वाला है, जितना कि अपने ग्लेशियर्स की है। तो जो जलवायु की जो संकट है, यानी जलवायु संकट है, ये और ग्लेशियर्स का सिकुड़ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही कंपोनेंट ऑफ द क्रायोस्फीयर, क्योंकि ये क्रायोस्फीयर का, हिममंडल का एक मुख्य तत्व है, कंपोनेंट है। सो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंट रिपोर्ट, वैश्विक जो मौसम विज्ञान संगठन है, मेट्रोलॉजिकल है, समुद्री विज्ञान और मौसम विज्ञान का, मेट्रोलॉजिकल का, तो उनकी रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 gives a broad view of the planet's response to greenhouse gas emissions। तो ये जो वैश्विक क्लाइमेट की जो रिपोर्ट है 2011 से 20 की जो दशक की, ये एक व्यापक व्यू देता है पृथ्वी ग्रह के बारे में, दृष्टिकोण देता है कि पृथ्वी का रिस्पॉन्सेस कैसा है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, यानी हरित गृह जो गैसें होती है, उनका एमिशन है, जो उत्सर्जन है, वो पृथ्वी से कैसे कैसे हो रहा है, ये इस दशक के अंदर रिपोर्ट में है। सो इन द सेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ ग्लेशियर हेल्थ, इस रिपोर्ट में ग्लेशियर्स की जो हेल्थ है, उनका स्वास्थ्य अर्थात कंडीशन है, उस पर रिपोर्ट में कहा गया है, उस खंड में कहा गया है कि इट पॉइंट्स आउट दैट, ये इस ओर इंगित करता है कि ऑन एन एवरेज, औसत रूप में, द वर्ल्ड ग्लेशियर्स thinned by approximately a meter a year from 2011 to 2020। 2011 से 20 तक ग्लेशियर्स है जो औसत रूप से 1 मीटर सालाना की दर से सिकुड़ गए हैं, थिन हो गए हैं। थिन यानी पतला पड़ना, तो वो 1 मीटर है जो सालाना की दर से पतले पड़ रहे हैं। तो 2011 से 20 तक जो 9 सालों के अंदर कम से कम वो 9-10 मीटर सिकुड़ गए हैं। सो व्हेन कंपेयर्ड अक्रॉस डिकेड्स, जब हम दशकों की इसकी तुलना करते हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएबिलिटी, तो उसमें जो महत्वपूर्ण एक क्षेत्रीय जो वेरिएशन भी देखा जाता है। वेरिएबिलिटी यानी उसमें वेरिएशन है, उतार चढ़ाव है, अंतर पड़ता है। बट द ओवरऑल पैटर्न रिमेन्स दैट ग्लेशियर्स इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर बिकमिंग स्मॉलर। तो अब कुल मिलाकर के जो वैश्विक पैटर्न है वो ये कहता है कि ये ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ करके छोटे होते जा रहे हैं, ये सच्ची बात है। तो चलिए आगे और क्या कहता है। इन फैक्ट
Some of references glaciers which are used to make long-term assessments of glacier health. कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जिन्हें हम संदर्भ ग्लेशियर के रूप में लेते हैं ताकि लंबे समय तक उनको है जो ग्लेशियर्स का जो अनुमान लगाने के लिए संदर्भ के रूप में काम में लिया जा सकता है. Have already melted away, वो पहले ही मेल्ट हो चुके हैं. मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, तो वो पहले से ही पिघल चुके हैं. As the nourishing winter snow is completely melting away during summer, जो ही ग्लेशियर का जो पोषण करने वाली जो विंटर है, सर्दी है, वो पूरी तरह से गर्मियों के दौरान है जो पिघल जाती है, तब हमें पता चलता है कि वहां ग्लेशियर तो गायब हो गया. In Africa, glaciers on the Rwenzori Mountains and Mount Kenya are projected to disappear by 2030. तो ऐसा प्रोजेक्शन है, अनुमान है कि रिवेंजरी माउंटेन्स और माउंट केनिया क्षेत्र में जो ग्लेशियर्स हैं अफ्रीका महाद्वीप में, वो क्या है 2030 तक, बाई प्लस टाइम हो तो यहाँ इसका मतलब होता है तक, तो ये 2030 तक क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मिट जाएंगे. एंड दोज ऑन किलिमंजारो बाई 2040, और अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वतमाला के जो ग्लेशियर हैं वो 2040 तक खत्म हो जाएंगे. तब देखो कितना ग्लोबल वार्मिंग होगा. सो द रिपोर्ट पॉइंट्स टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्रोग्लेशियल लेक्स. तो इस रिपोर्ट के अंदर इस बात को इंगित किया गया है कि रैपिड ग्रोथ है, जो रैपिड का मतलब तेजी से, तो ये जो तेजी से ग्रोथ हो रही है ग्लेशियल झीलों की, और लाइक्लीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और जो ग्लेशियर्स की जो झीलें हैं उनका संभावित लाइक्लीहुड यानी संभावित पॉसिबल, जो पॉसिबल उनका आउटबर्स्ट है यानी ग्लेशियर झीलों का फटना. जैसे उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर के पिघलने से झील के अंदर, डैम के अंदर है जो बाढ़ आ गई और वो टूट गया, फ्लड. तो ये ग्लेशियर्स लाइक्लीहुड ऑफ ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट, तो ये होता है ग्लेशियर्स की जो पिघलने से झीलों में बाढ़ आने की या उनके बह जाने की घटनाएं. पोजिंग एडिशनल थ्रेट्स टू इकोसिस्टम्स एंड लिवलीहुड्स, तो ये लोगों की लिवलीहुड यानी आजीविका, लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, ये आप ध्यान से देख लें. लिवलीहुड का मतलब आजीविका, और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों की आजीविका पर है जो इसका जो थ्रेट है यानी खतरा बना हुआ है. तो ये है जो ग्लेशियर्स के फटने से होता है और उनके पिघलने से होता है. द रिपोर्ट्स सिंगल्ड आउट हाउ, इस रिपोर्ट में इस बात को भी सिंगल आउट किया गया किस प्रकार से वाटर फ्रॉम ग्लेशियल मेल्ट कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द डिकेड्स वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर्स, कि जो ग्लेशियर्स से जो पिघलने से जो पानी आता है उसने दुनिया के दशक की सबसे बड़ी जो फ्लड की, बाढ़ की जो आपदा आई, डिजास्टर आई, उसमें कैसे योगदान दिया. डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर यानी आपदा, ये आप ढंग से देख लें, डिजास्टर यानी आपदा. एंड द उत्तराखंड फ्लड्स ऑफ जून 2013, कि 2013 में जो जून 2013 के अंदर उत्तराखंड में भी जो बाढ़ आई वो भी ग्लेशियर के जो पिघलने के कारण हुई थी. अब आगे और क्या कहते हैं. द फरी ऑफ द GLOF इवेंट वाज ब्रॉट होम दिस ईयर बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द Chungtang Dam in Sikkim after the South Lonak Lake flooded from a melting glacier, triggering catastrophic downstream. अब ये घटना इस साल की आपको पता ही होगा, जब चुंगतांग डैम है जो बांध है वो पूरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था. तो ये ग्लेशियर्स की जो झीलें हैं उनके ग्लेशियर्स के मेल्ट आउट होने से ग्लेशियर की जो झीलें हैं उनमें बाढ़ आती है और वो पानी एकदम से बह करके निचले क्षेत्रों में जाता है. तो वो हमारे घर में भी यानी देश में भी विनाश लेकर के आया. चुंगतांग डैम टूट गया था सिक्किम के अंदर आफ्टर साउथ लोनाक लेक, जब दक्षिणी लोनाक झील थी
वो पूरी तरह से फ्लडेड हो गई, बाढ़ आ गई उसके अंदर, क्योंकि ग्लेशियर वहां पिघल गया था और उसने ट्रिगर कर दिया था, खतरा बढ़ा दिया था। कैटास्ट्रोफी डाउनस्ट्रीम यानी निचले क्षेत्रों में आपदा, कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर का ये सिनोनिम हो गया। तो उसने है जो ये संकट बढ़ा दिया। अर्लियर दिस ईयर, इस साल शुरू में, ए सेपरेट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट फाउंड, एक इस साल पहले एक और रिपोर्ट आई, वो अंतरराष्ट्रीय केंद्र है जो कि एकीकृत पहाड़ी विकास है, जो पर्वतीय विकास क्षेत्र है, उस संस्था द्वारा दी गई है। उसने क्या पाया? फाउंड दैट द डिसअपीयरेंस ऑफ ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश हिमालयाज वाज 60% फास्टर इन 2010 देन इन द प्रीवियस डिकेड, कि पिछले दशक 2000 दशक के दशक में, इससे पहले वाले दशक के मुकाबले जो ग्लेशियर्स है उनके पिघलने की, हिंदुकुश पर्वतमाला में ग्लेशियर्स के पिघलने की जो दर है वो 65% से भी ज्यादा थी, 65% ज्यादा थी। एट द करंट रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, अगर वर्तमान दर पर जो वैश्विक ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, हरितगृह गैसें हैं, उनका अगर इमिशंस देखा जाए, उत्सर्जन देखा जाए, गैस जो वायुमंडल में छोड़ने की दर देखी जाए, विच इज एक्सपेक्टेड टू सी टेम्परेचर्स इंक्रीज बाय 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सदी के अंत तक 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस है जो तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। The volume of glaciers is forecast to decline anywhere from 55% to 75%। अगर ये 2.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है इस सदी के अंत तक, तो ग्लेशियर्स के जो पिघलने की दर है उसका पूर्वानुमान फोरकास्ट क्या है कि ये लगभग 55 से 75% तक है जो गायब हो जाएंगे। जब ग्लेशियर नहीं रहेगा तो ठंडा साफ स्वच्छ पानी आएगा कहां से? तो ये चीज देखने वाली रहेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि बिना ग्लेशियर्स के पृथ्वी पर है जो हमारा जीवन है जो सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? तो इसके लिए जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो जो अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें सिरे से नहीं नकारा जा सकता। आपको क्या लगता है? आप अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और इस संबंध में और ज़्यादा वोकैब तैयार करें ताकि आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आए। और साथ ही साथ जब कोई ऐसे राइटिंग की बात आए या कोई डिबेट हो या इंटरव्यू हो, तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो और आप अपने जो लेखन है उसको भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर के सीकर सेंटर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की या जीडी की, तो सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासेज रहती हैं। तो मॉर्निंग सेशन के अंदर आप आइए, अपनी ऑफलाइन तैयारी करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो आप देर ना करें, तुरंत अपना बैचेज है, जीडी का लास्ट बैचेज चल रहे हैं, तो इसमें तुरंत जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं। और पिछला रिजल्ट आ चुका है, तो वो सीजीएल के रिजल्ट्स आप देख लें कि वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपटीशन कितना टफ हो रहा है। तो प्रतिदिन रिवाइज करते रहें, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।